स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी। फिज़िकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का अध्ययन कर रहे हैं। अनाच्छादन हमारा टॉपिक था। अनाच्छादन के अंतर्गत हम अपरदन और अपक्षय दो अलग अलग चीज़ें हैं, उन दोनों का अध्ययन कर रहे हैं। इन दोनों के संयुक्त प्रक्रम को ही क्या कहा जाता है? अनाच्छादन कहा जाता है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हमने अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के अध्ययन करने की शुरुआत की थी। हमने पहले तो पढ़ ली थी नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ और नदी द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ पिछले वीडियो में हमने पढ़ ली थी। आज के इस वीडियो में हम काष्ठ प्रदेशों में निर्मित होने वाली निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब मैं आपकी तरह फर्स्ट ईयर में पढ़ा करता था तब हमको समझाने के लिए एक रिटायर्ड प्रोफेसर साहब आए हुए थे कॉलेज में। तो उन्होंने बताया कि ये स्टेलेक्टाइट होता है, ये स्टेलेक्माइट होता है, ये चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर की चट्टानों में अपरदन इस तरीके से होता है, निक्षेपण इस तरीके से होता है। तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया कभी भी, ये क्या बता रहे हैं सर, मैंने तो कभी पढ़ाई नहीं ऐसी चीज़ें। क्योंकि आप यकीन कीजिएगा कक्षा 11 में मैंने भूगोल नहीं पढ़ी थी। कक्षा 11 में है ये चीज़ें, कक्षा 11 में मैंने भूगोल नहीं पढ़ी थी, क्योंकि कक्षा 11 में मेरे पास मैथ थी, साइंस थी, फिज़िक्स थी, केमिस्ट्री थी, ये सभी थी। तो कक्षा 12 में जब मैं आया तो ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा मैंने, और स्कूल को ही नहीं बल्कि उस गांव को, जिस गांव से मैं आता हूं, उसको भी मैंने टॉप किया था। ऐसी आपके मन में फीलिंग आ रही होगी भाई साइंस छोड़ दी सर ने, पार नहीं पड़ी होगी, ऐसी कोई बात नहीं, वजह कुछ और थी। ठीक है, अब वो कहते हैं ना, तू ही न चाहे तो बहाने हज़ार है, इस तरीके से मेरा एक भाई था, उसने चाहा नहीं तो हज़ारों बहाने लगाकर वो वहाँ से मुझे उठा लाया। ठीक है, कहते हैं ना 10 बहाने करके ले गया दिन, इस तरीके से वो कई सारे बहाने कर करके मुझे उस स्कूल से, साइंस फैकल्टी में जो पढ़ता था वहाँ से मुझे हटा दिया। क्योंकि उस ज़माने में जब मैं पढ़ता था, आज से लगभग 8-7 साल पहले, जब मैं 11वीं 12वीं में था, तब हमारे वहाँ पर साइंस आई थी उस स्कूल में। तो मना कर दिया उन्होंने कि टीचर नहीं है अभी फ़िलहाल, कोई भी नहीं है, लेकिन एडमिशन तो लो, ऐसा तो बोला उन्होंने। अब एडमिशन लिया, 11वीं पढ़ी, टीचर नहीं आए, 12वीं पढ़ी, 12वीं में भी टीचर नहीं आए, तो यह भी एक वजह थी। दूसरी बात, कोचिंग वगैरह का खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तो वो भी घर वाले सहन नहीं कर पाए। तो ये कुछ रीज़न थे इस वजह से। तो सबसे पहले मैं एकदम से पढ़ रहा था कक्षा BA फर्स्ट ईयर में, वहाँ तो उस प्रोफेसर सर आए। अब मैं उनको देखने में लगा रहा कि कहाँ से आए, इतने बुज़ुर्ग थे वो, और उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था होता क्या है। लेकिन मेरी एक बात है, 2-3 शब्द मेरे दिमाग में रह गए, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्माइट, चूना पत्थर वगैरह ये। फिर मैं जब MA करने के लिए गया, तकरीबन 2 साल पहले, 17-18 में मेरी MA हुई है। तो जब मैं MA करने के लिए गया तो MA करने के दौरान मैंने इन चीज़ों को पढ़ा और गहनता से अध्ययन किया इनका, तो समझ में आया कि वास्तव में ये चीज़ें तो बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चूना पत्थर क्या होता है? चूना पत्थर चट्टानें होती हैं ज़मीन के अंदर, उनमें जब पानी मिल जाता है तो वो धीरे धीरे उनका अपरदन करता है, और पानी के साथ जब चूना ऊपर से गिरता है नीचे की तरफ, नीचे खड्डा हो जाता है उसमें, नीचे की तरफ जब गिरता है तो अपरदनात्मक निक्षेपणात्मक स्थलाकृति बनाता है, क्योंकि जमता है, वो बहता नहीं है। तो इस तरीके से मेरे समझ में आया MA में जाने के बाद। तो आपको इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा रही है अभी, इतनी अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा आपको, देखना बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। क्योंकि अब तो क्या है, मैं इनकी नस नस पकड़ चुका हूँ। ठीक है, पिछले दूसरा साल है मुझे कॉलेज में पढ़ाने वाला। पहली बार मैंने पिछली बार ही पढ़ाया था इसी कॉलेज में, और दूसरी बार आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन उम्मीद कीजिएगा आप कि आपको ज्योग्राफी में ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, हर एक चीज़ को समझाने का प्रयास मेरा रहेगा।
हर एक चीज़ आपके समझ में आए, यही मेरा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर के मैं इतनी दूर से आपके बीच आया हूँ। मैं आपको इंट्रोडक्शन आज करवा दूँ तो बेहतर रहेगा मेरा। अब तक मैं कम से कम 25 बार आपके सामने आ चुका हूँ, 25 वीडियो मैंने बना लिए हैं, आज का ये 26वां वीडियो है। तो 25 बार में मैंने एक बार भी आपको सिर्फ नाम ज़रूर बताया मेरा, इसके अलावा काम नहीं बताया, इंट्रोडक्शन मेरा नहीं दिया। तो आज मैं चाहता हूँ कि आपसे रूबरू हूँ, क्योंकि हो सकता है 2-4 दिन में हम आमने सामने हों लाइव क्लास में। लाइव क्लासों की जो है प्रोसेसिंग चल रही है हमारी। फ़िलहाल हम बड़ी क्लासों की लाइव क्लास ले रहे हैं। आपसे हमारा कनेक्शन नहीं है फ़िलहाल ज़्यादा, इस वजह से आपकी क्लास हमारी नहीं हो रही है। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं राजस्थान, इसका एक ज़िला है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में एक कस्बा है चौथ का बरवाड़ा। कौन सा है? चौथ का बरवाड़ा। फेमस है ये स्थान चौथ माता के मंदिर की वजह से। ठीक है, ये पड़ता है सवाई माधोपुर जयपुर रेल मार्ग पर। यहाँ पर ये पड़ता है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे अपने होम टाउन में ही हुई है, अपने कस्बे में ही। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 6 तक ये हुई है एक प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट विद्यालय में हुई है। और यहाँ तक मैं एक कई सारे इंटेलिजेंट बच्चे हुआ करते हैं प्राइवेट स्कूल में, उनके बीच में शुमार किया जाता था। टॉप 3 में बच्चे हमें आते थे हमें। उसके बाद मेरी अगली जो शिक्षा हुई है, यानी कि सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी 7वीं से 12वीं तक की कक्षा, ये मेरी संपूर्ण हुई है राजकीय विद्यालय में, यानी कि सरकारी स्कूल में, राजकीय विद्यालय चौथ का बरवाड़ा। बड़ी सीनियर स्कूल थी। 11वीं मैंने साइंस ली थी, 12वीं मैंने आर्ट्स ली थी। और आप यकीन कीजिए, यहाँ मैं अपने गांव का भी टॉपर रहा हूँ, अपनी स्कूल का भी टॉपर रहा हूँ। ठीक है। और वो जो टॉपर रहा था मैं, उसके बाद इस साल कोरोना के काल में जो बच्चों को बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है इस बार मेरी परसेंटेज का रिकॉर्ड टूटा है। मेरे से ज़्यादा अब बनी है बच्चों की परसेंटेज। आपको मैं परसेंटेज नहीं बताना चाहता। ठीक है। राजकीय विद्यालय में पढ़ा और लगभग 6 साल तक यहाँ पर अध्ययन किया मैंने। और आप यकीन कीजिए, कक्षा 7 से लेकर के कक्षा 12 तक मैं हमेशा पहले स्थान तो क्या, कक्षा में पहले स्थान से, फर्स्ट डिवीज़न तक क्या, कक्षा में पहले स्थान से पास हुआ करता था। ठीक है। कक्षा में पहला स्थान मेरा था, क्योंकि जो स्कूल थी उसमें बच्चे इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, क्योंकि गांव के बच्चे थे। पहले सरकारी स्कूलों में गांव के बच्चे ज़्यादा पढ़ते थे। अक्सर जो अमीर लोगों के बच्चे थे, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनको लोग प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा पढ़ाते थे। तो ये बात थी। फिर इसके बाद कक्षा 12 के बाद 12 मैंने कक्षा 13 में 2013 में पास की। ठीक है। 2013 में मेरी 12वीं पास हुई थी। इसके बाद आगे बढ़ा मैं BA, यानी कि ग्रेजुएशन मैंने किया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सवाई माधोपुर, जिसको अब शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। शहीद कैप्टन रिपुदमन उसका नाम कर दिया गया है। यहाँ से मैंने पास की और आप यकीन जानिए, इस कॉलेज को भी मैंने टॉप किया। ये डिस्ट्रिक्ट की नंबर 1 कॉलेज थी। जो एक ही कॉलेज होती है डिस्ट्रिक्ट में, आपको मालूम हो। तो ये हमारे सवाई माधोपुर में है ये कॉलेज। हमारा होम ज़िला है जो डिस्ट्रिक्ट, वहाँ है। और इसको भी मैंने टॉप किया, इस कॉलेज को, 3 साल की परसेंटेज मिला करके। ठीक है। इसके बाद मैंने
जो पोस्ट ग्रेजुएट किया यानी कि पीजी जिसको एमए कहते हैं, एमए मैंने की है वो सवाई माधोपुर का ही एक कॉलेज है। मेरी 2016 में ये कंप्लीट हो गई, 2018 में मेरी एमए कंप्लीट हो गई और एमए मैंने जो किया है वो वहीं का एक कॉलेज था सवाई माधोपुर का, जिसको रणथंभौर कॉलेज के नाम जानते हैं। रणथंभौर कॉलेज, रणथंभौर पीजी कॉलेज, ये भी पीजी कॉलेज था, लेकिन इसमें ज्योग्राफी से एमए की सुविधा नहीं थी, क्योंकि ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इस वजह से यहाँ पर ज्योग्राफी से पीजी करने की सुविधा अब भी नहीं है और थी भी नहीं। रणथंभौर पीजी कॉलेज से मैंने एमए किया और यहाँ भी मैंने टॉप किया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में टॉप, यहाँ डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया मैंने। यहाँ डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं था, कॉलेज टॉपर था। डिस्ट्रिक्ट में कई सारे कॉलेज होते हैं, उन कॉलेजों का मुझे मालूम नहीं रिजल्ट, लेकिन यहाँ इस गवर्नमेंट कॉलेज को जहाँ 5-6 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, उस कॉलेज को मैंने टॉप किया। यहाँ मैंने रणथंभौर पीजी कॉलेज को टॉप किया। रणथंभौर पीजी कॉलेज में हम 40 स्टूडेंट थे और 40 स्टूडेंट में मेरा पहला स्थान आया था, दोनों साल मिला करके। प्रीवियस में मेरे से आगे एक लड़की थी, लेकिन फाइनल में वो बेचारी पीछे रह गई, ठीक है। चलिए, यहाँ इसके बाद मैंने कुछ खास नहीं किया है। इसके बाद मैंने बीएड करने की सोची, जो फ़िलहाल चल रही है। अभी मेरी बीएड नहीं हुई है, ठीक है, परस्यूइंग है। उम्मीद करो कि जल्दी से मेरा ये इस साल फाइनल ईयर है बीएड का और एग्ज़ाम जल्दी से हो जाए, उम्मीद कीजिए आप। फिर इसके बाद बीएड हुई, बीएड नहीं हुई अभी, ठीक है। इसी दौरान एमए के दौरान एमए के दौरान 2018 में, दिसंबर 2018, 2019 यहाँ पर मेरा नेट हुआ। 2018, 2019 और 2020 3 बार कंटिन्यू मैंने यूजीसी नेट की जो एग्ज़ाम होती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं, नेट, जिसको पास करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर कहलाते हैं। ये एग्ज़ाम मैंने 3 बार कंटिन्यू पास कर ली है और 3 बार पास करने के बाद मैं आज आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। दिसंबर 2018 में सबसे पहले मैंने पास की, फिर उसके बाद जून 2019 और फिर उसके बाद दिसंबर 2019 यानी कि जनवरी 2020 में मैंने इसको पास आउट किया है। अभी भी एग्ज़ाम है कुछ दिनों में, 16 सितंबर से। इसका पेपर शायद होगा नहीं होगा, ये अलग बात है, लेकिन एग्ज़ाम का कोई औचित्य नहीं है। 3 बार मैंने इसको पास किया है। ये मेरा सफ़र रहा है ज्योग्राफी के साथ। ज्योग्राफी के साथ मेरा सफ़र शुरू हुआ कक्षा 12 से, 2013 से लेकर के अब तक सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ी है तो ज्योग्राफी पढ़ी है। बीए में मैंने ज़रूर पढ़ी थी पॉलिटिकल साइंस और हिंदी, वो अब मैं पीछे छोड़ चुका हूँ, उनको भूल चुका हूँ, यूँ समझ लीजिए। अब ज्योग्राफी मेरा सहारा है, ज्योग्राफी मेरा साथी है, ज्योग्राफी मेरा भाई है, ठीक है, भूगोल। उसी के साथ जीवन यापन करते हैं और उसी को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ज़रूर, मैं आपको रोज़ाना वीडियो के माध्यम से कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइव क्लासें हमारी शुरू हो रही है। लाइव क्लासों में जुड़ने के लिए आपको मैं रोज़ाना बता रहा हूँ, आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। कल मेरे पास 2-4 बच्चों के आए थे ज़रूर व्हाट्सअप, लेकिन जब तक ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, साथ ही साथ आपकी फ़ीस की रसीद आपको इसमें फ़ोटो खींच करके भेजनी है, ताकि हम लिंक भेज सकें। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आपको मालूम होना चाहिए। यूट्यूब चैनल पे हम लाइव क्लास लेते हैं, साथ ही साथ हम गूगल मीट पर भी लाइव क्लास लेते हैं। रोज़ाना हमारी लाइव क्लास हो रही है। आप हमसे मिलेंगे तो आपको भी हम जानेंगे कि लाइव क्लास में कौन कौन बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताकि हमारा संपर्क बन जाए। ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी मेरे बारे में। अब गुरुजी आपने इतना तो बतला दिया, लेकिन मेन चीज़ तो आपने बताई नहीं। क्या नहीं बताई? मेरा नाम तो बताया नहीं मैंने आपको। नाम मैंने पहले बता दिया था आपको, एक बार फिर से नाम बता देता हूँ। मेरा नाम है रियाजुर रहमान, शेख रियाजुर रहमान, ठीक है। शॉर्टकट में बोले तो SR रहमान।
ठीक है, SR रहमान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज। ठीक, चलिए और कुछ जानना है? और तो कुछ नहीं है आपको बतलाने के लिए, इतना ही है। मेरा पेशा पढ़ाना है, लक्ष्य असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुंचना है। आपका भी लक्ष्य कुछ इसी तरीके का बड़ा होना चाहिए। मेरा लक्ष्य रेट नहीं है, मेरा लक्ष्य 3rd ग्रेड नहीं है, 2nd ग्रेड नहीं है, मेरा लक्ष्य असिस्टेंट प्रोफेसर है। और दुआ कीजिए मैं असिस्टेंट प्रोफेसर तक जल्दी ही पहुँचूँ। चलिए आज हम पढ़ेंगे कास्ट स्थलाकृतियों को, स्थलाकृतियों को जो कौन सी होती है, निक्षेपणात्मक, यानी कि जो अपरदन से नहीं जमने से बनती है, जिनका जमने से निर्माण होता है, ऐसी स्थलाकृतियों को क्या बोलते हैं? कास्ट निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों को मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे। इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए कि भूमिगत जल जो होता है, भूमिगत जल का वाष्पीकरण जब होता है, भूमिगत जल यानी कि अंदर वाला जल, उसका जब वाष्पीकरण होता है तो उसमें से जो CO2 गैस है, CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो अलग हो जाती है और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसके निक्षेप वो गुफा के अंदर चारों ओर फैल जाते हैं, जिस वजह से क्या है वो एकत्रित होते हैं उसकी छतों पर। इस प्रकार बनने वाली स्थलाकृति को ट्रेवर्टाइन कहते हैं। ट्रेवर्टाइन। बात आपके नहीं समझ में आई है, दोबारा समझ। भूमिगत जल जो होता है, भूमिगत जल का वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होने के फलस्वरूप उसमें जो CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो CO2 तो चला जाएगा ऊपर, बचेगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो उसमें बचेगा, कैल्शियम कार्बोनेट की परत एक छा जाती है उसके ऊपर, उसको ट्रेवर्टाइन के नाम से जाना जाता है। इतनी सी बात आप याद रखिए, नहीं भी याद रखो तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैंने आपको ये बतलाई है। अब देखिए कास्ट निर्मित स्थलाकृतियों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आश्चुताश्म। क्या आता है? आश्चुताश्म। आश्चुताश्म किसको बोलते हैं? इसका दूसरा नाम है स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट आश्चुताश्म, या इसको कहते हैं आकाशीय स्तंभ। क्या कहते हैं इसको? आकाशीय स्तंभ। स्टेलेक्टाइट, आश्चुताश्म, आकाशीय स्तंभ, कुछ भी कह दीजिए, ये इसके नाम है। ठीक है। अब गुरुजी होता क्या है? देखिए आप समझने की कोशिश करना। चूना निर्मित जो चट्टानें, अब मैं चित्र बना के इसको आखिर में बताऊंगा आपको। चूना निर्मित जो चट्टानें होती है, क्या चूना निर्मित जो चट्टानें होती है, वो उनमें चूना जो है घुल जाता है, मिल जाता है। कौन चट्टानों में? चूना निर्मित चट्टानों में। यानी कि कार्बनिक जल जो पृथ्वी के अंदर रहता है वो क्रिया करता है, क्रिया करने के बाद अपने आप को अपने में उघोल लेता है। अब वो जो जल है वो जल ऊपर से नीचे की तरफ टपकता है, यानी कि पृथ्वी का जो धरातल है, धरातल के नीचे वाला जो सिरा है, देखिए इसको समझिए, ये धरातल है, इस धरातल के अंदर की एक खिड़की है एक तरीके से, मान लीजिए इसके अंदर की खिड़की में ये इस तरीके से टपकने की कोशिश करता है। क्या? इस तरीके से टपकने की कोशिश करता है। तो ये जो टपकता है, तो टपकने के फलस्वरूप टपकता 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 एक इस तरीके की एक स्थलाकृति बन जाती है। नहीं आई समझ में? कोई बात नहीं है, मैं तुमको उदाहरण देता हूँ। उदाहरण सुनिए, कैसा उदाहरण है। देखिए हमने अक्सर देखा है सर्दियों के दिनों में हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है, यानी कि फ्रिज जो हमारे घरों में अक्सर मौजूद है आज के ज़माने में, तो फ्रिज में जब ऊपर ही ऊपर का एक बॉक्स होता है इसी तरीके का, जिसको फ्रीजर के नाम से जाना जाता है, वो भी आपको मालूम होगा, जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं, वो भी आपको मालूम है। जब कभी फ्रीजर ऑन हो जाता है, यानी कि हम सर्दी में उसको विंटर मोड पे कर देते हैं, गर्मी के मोड पे कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें काफ़ी सारी बर्फ़ जम जाती है। हमारा जो हमने रखा है वो भी उसमें जम जाता है, उसको बड़ी मुश्किल से तो निकालना पड़ता है पहली बार। तो हमने क्या देखा उसमें, तो इस तरीके की ऊपर से नीचे की तरफ लटकती हुई कुछ बर्फ़ की जो नलियाँ या कह सकते हैं बर्फ़ की दीवारें हमको नज़र आती, देखा है ना आपने? उसी तरीके की स्थलाकृतियाँ भूमिगत जल बनाता है भूमि के अंदर। बात समझ में आ रही है?
ऊपर क्या है, वो बर्फ़ बूंदें नीचे गिरती रहती है, लेकिन वो तापमान बहुत ज़्यादा उसमें ठंडा रहता है, इस वजह से वो बूंदें ऊपर से नीचे की तरफ गिरते टाइम जम जाती है वैसी की वैसी। तो वो बूंदें जो जमती है तो वो इस तरीके की एक स्थलाकृति का निर्माण करती है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट, आकाशीय स्तंभ या आश्चुताश्म के नाम से जिसको जाना जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपके। फिर आपको इसमें लिखना है थोड़ा सा, तो लिख लीजिए, मैं आपको लिखवा देता हूँ। अभी मैं दोबारा समझाऊंगा इसको, ठीक है। देखिए, कंदरा की जल से, कंदरा कहते हैं गुफा को, कंदरा की छत से जब भूमिगत जल ऊपर से नीचे की तरफ टपकता है, टपकता रहता है, तो वह एक आकाशीय स्तंभ की तरह, वह एक आकाशीय स्तंभ की तरह लटका हुआ दिखलाई देता है, दिखलाई देता है, क्योंकि इसमें कई सारे कार्बनिक पदार्थ घुले हुए रहते हैं। कार्बनिक पदार्थ क्या है, घुले हुए रहते हैं। इस प्रकार की लटकती हुई स्थलाकृति को आश्चुताश्म के नाम से जाना जाता है। आश्चुताश्म यानी कि स्टेलेक्टाइट के नाम से जाना जाता है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल इसमें नहीं है। इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद दूसरी तरह की स्थलाकृति कौन सी है? दूसरी तरह की स्थलाकृति है आश्चुताश्म से बिल्कुल उलट निश्चुताश्म। क्या नाम है उसका? निश्चुताश्म। ये आश्चुताश्म था, ये क्या है? निश्चुताश्म, या इसका दूसरा नाम है पातालीय स्तंभ, या इसका तीसरा नाम है स्टेलेग्माइट। क्या नाम है? स्टेलेग्माइट। होता क्या है गुरुजी? ये होता है, देखिए, ऊपर से जब वो जल नीचे की तरफ टपक रहा था, ऊपर से जब वो जल किधर टपक रहा था? नीचे की तरफ। तो टपकता टपकता क्या है, जहाँ पर टपकेगा वहाँ पर भी एक इसी तरीके की मीनार बन जाएगी। देखा होगा आपने, फ्रिज में अक्सर ऐसा होता है, जब बर्फ़ जमती है, तो ऊपर से जब बर्फ़ नीचे की तरफ गिरती है तो जहाँ पर गिरती है वो वहीं पर एक खम्बे नुमा आकृति इस तरीके की बन जाती है। बात समझ में आ रही होगी आपके? ऊपर से जब जल टपकता है, टपकता टपकता जहाँ पर वह टपकता है वहीं पर एक इस तरीके की स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके की स्थलाकृति को ही क्या बोलते हैं? स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट पातालीय स्तंभ या निश्चुताश्म। लिख लीजिए इसको भी। देखिए, कंदरा की छत से जब भूमिगत जल टपकता है तो नीचे जहाँ टपकता है वहाँ एक स्तंभ की आकृति का निर्माण हो जाता है, जो शीर्ष पर से वहाँ नीचे फर्श पर, नीचे की फर्श पर शीर्ष पर से नुकीला
और आधार से चौड़ा होता है। इस प्रकार की स्थलाकृति को पातालीय स्तंभ कहा जाता है। इस प्रकार की स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? पातालीय स्तंभ कहा जाता है या स्टेलेगमाइट जिसको कहते हैं। बात आपको समझ में आ गई कि मिटा देता हूँ मैं। तीसरा लिखेंगे हम, आश्चुताश हो गया, निश्चिताश्म हो गया, और तीसरा है गुहा स्तंभ। तीसरे का क्या नाम है गुरुजी? तीसरे का नाम है गुहा स्तंभ। क्या नाम है? गुहा स्तंभ। गुहा स्तंभ या इसको कहते हैं पिलर। क्या कहते हैं इसको? पिलर। केव पिलर इसको बोलते हैं, यानी केव कहते हैं गुफा को, गुफा पिलर। देखिए जब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट दोनों बढ़ते हुए एक दूसरे से मिल जाते हैं तो गुफा में एक पिलर का निर्माण हो जाता है। जो गुफा की छत से फर्श तक जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार की स्थलाकृति को क्या कहते हैं? गुहा स्तंभ या पिलर के नाम से जाना जाता है। बात आपके समझ में आ गई होगी। बात आपके समझ में आ गई है तो हम इसका चित्र बनाते हैं। ठीक है, चलिए चित्र बनाइए, आप शुरू हो जाइए। तीनों का चित्र एक साथ बनेगा, एक ही डिब्बे में बन जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके का आप एक डायग्राम बनाइए पहले, चारों तरफ से बंद, यानी कि ये एक ऐसी खिड़की है जिसके माध्यम से हम पृथ्वी के अंदर की तरफ देख रहे हैं, यानी कि ज़मीन से नीचे की तरफ। ठीक है, ये ज़मीन की परत है ऊपर वाली। यहाँ पे क्या है, ये इस तरीके की आकृतियाँ बनेगी। बात आपके समझ में आ गई होगी कि मैंने बनाने की कोशिश क्या की है। देखिए ये यहाँ पे क्या है, भूमिगत जल है। भूमिगत जल के द्वारा निर्मित है ये सभी स्थलाकृतियाँ। ये भूमिगत जल है जो ऊपर से टपक रहा है, ये यहाँ से टपक रहा है। इस टपकने के फलस्वरूप नीचे भी ये स्थलाकृति का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये नीचे टपका 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 टपकने के फलस्वरूप ये बन गया। ये कम टपका तो ये कम बना। बात समझ लेना, बहुत आसान बात है, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। ये टपका तो ये बना। अब देखिए ये टपकता 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 दोनों आपस में मिल गए। क्या है ये दोनों आपस में मिल गए तो ये पिलर बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया? पिलर। गुहा स्तंभ जो अभी आखिर में हमने पढ़ा, ये क्या बन गया? पिलर। इसके बाद ये भी इसी तरीके से टपक रहे हैं ऊपर से। क्या टपक रहे हैं? चूना निर्मित जल है जो इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा है। ये लीजिए, ये बन गया। इसके चारों तरफ आप इस तरीके से डॉट 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 कर दीजिए और बीच का ये स्पेस खाली रहेगा। ठीक है, ये कंदरा की छत है और ये फर्श है। ये फर्श है यानी कि नीचे का स्थान है। ये कंदरा के अर्श जिसको बोलते हैं या कह सकते हैं छत। ये है स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट और ये है स्टेलेगमाइट।
ये भी स्टेलेक्टाइट है, ये भी स्टेलेक्टाइट है, ये भी है, ये भी, ये भी, ये स्टेलेक्माइट माइट माइट माइट, ठीक है। और ये जो बना है बीच में, ये बना है गुहा स्तंभ। क्या बना है ये? गुहा स्तंभ, यानी कि पिलर, पिलर जिसको बोलते हैं। इस तरीके की स्थलाकृति का आपको निर्माण करना है। इस तरीके की स्थलाकृति का निर्माण करने के बाद यही हमारी क्या कहलाएगी? काष्ठ निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। 3 स्थलाकृतियाँ हैं, एक आध स्थलाकृतियाँ और हैं। इस प्रकार की छोटी छोटी स्थलाकृतियों को हेलेक्टाइट के नाम से भी जाना जाता है। हेलेक्टाइट और जियोड भी इसमें होती है, शैल संधियों में मिलती है, जो संग्रंथन और शिराओं का निर्माण, शिराएँ भी है इसमें कुछ, वो भी मिलती है। वो अपने काम का मैटर नहीं है। इतना बात आप याद रखें, बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ आपके साथ चित्र भी चल रहा था एक, उस चित्र के माध्यम से भी आपने अच्छी तरीके से इसको समझ लिया होगा। उम्मीद है आप आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।